So, hello everyone. In this video lecture series, we are decoding the syllabus of UPSC exam. तो हम उसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हम जीएस पेपर 1 का सिलेबस डिकोड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में सिलेबस के एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। हमने कल भी हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था यूपीएससी जीएस पेपर 1 का सिलेबस, लेकिन आज इसे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने कल भी ओवरव्यू दिया था, इसके अंदर आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, general issues of environmental ecology, biodiversity, climate change. It covers the general awareness of the issues and we don't need subject specialization and general science. तो ये broadly topics हैं जिसमें जहाँ से prelims में question आते हैं, ठीक है। So these are 6 pillars of UPSC GS paper 1 जो कि हमने अभी डिस्कस किया। सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, इस वीडियो के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टाइप से पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, ठीक है, एंड इसे कैसे और बेटर वे में प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि जो हिस्ट्री है वो बेसिकली 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट तो डेफिनेटली आपने 2022 या 23 का पेपर ज़रूर देखा होगा, और यदि आपने पेपर देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि यूपीएससी अब अपना जो ट्रेंड है वो मॉडर्न हिस्ट्री से शिफ्ट करके एंशिएंट और मिडाइवल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जनरली होता क्या है कि most of the time while we are preparing we generally ignore this 2 subjects, right? तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना करें और हम इन्हें भी अच्छे से पढ़ें। और हम इसे कैसे पढ़ेंगे ये चीज़ हमें पता चलेगा PYQ से, राइट? जैसे इंडस एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर हम ये सारे सब टॉपिक्स देखते हैं जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, द मौर्यंस, पोस्ट मॉडर्न किंगडम्स एंड द गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है एंशिएंट हिस्ट्री का। व्हेन वी टॉक अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिल्ली सल्तनत से, देन क्वेश्चन आते हैं रिलीजियस मूवमेंट जिसके अंदर हम भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट की बात करते हैं। देन आता है मुगल डायनेस्टी। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो भी ये मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देन आता है लेटर मुगल्स, द मराठा स्टेट, ठीक है। सो इस तरह से हमें मेडिवल हिस्ट्री को कवर करना है। फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें सबसे पहले देखना होता है यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, then we'll see the major battles, social and cultural awakening in India, the Great Revolt of 1857 and the Indian National Congress and Indian Freedom Movement, ठीक है। तो ये सारे important topics हैं। ध्यान क्या रखना है कि जनरली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारा बहुत सारा टाइम किस में वेस्ट कर देते हैं, हम ये बैटल्स वगैरह पढ़ने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन तब आप यूपीएससी के PYQs देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी जनरली यूपीएससी का फोकस क्या रहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगस्त ऑफर, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू ये वाला पोर्शन, राइट। और
अभी रिसेंट ट्रेंड भी हम देखें तो वी सी दैट कि ये यूरोपियन पेनिट्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि पोर्चुगीज़ कब आए थे, कैसे आए थे, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है, इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक। देन आता है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर अब हम ये देखेंगे कि हमें इसे पढ़ना कैसे है। जनरली हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजी को याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम एक बार क्रोनोलॉजी अच्छे से याद कर लेते हैं तो हम चीज़ों को आपस में लिंक कर सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहली बात कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है ताकि हम हमारे पास से कुछ सीख सकें, ताकि जो पास्ट में किसी किंगडम, किसी रूलर या किसी ने भी मिस्टेक करी है तो हम वापस से उसे रिपीट ना करें। दैट इज़ वाई हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम क्रोनोलॉजी के थ्रू पढ़ सकते हैं। यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि यदि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये कब ओरिजिन हुई थी, तो ये टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक कल्चर आए, फिर महाजनपदास, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, शुंगास डायनेस्टी, देन ये सारी डायनेस्टी आप देख सकते हैं। देन फिर गुप्तास, देन चोलास, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये मिडाइवल हिस्ट्री भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। और इवन मॉडर्न को भी पढ़ने के लिए आपको क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पिलर की तरफ हम जाते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट की, कि हमें हिस्ट्री के लिए कहाँ से पढ़ना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा की बुक आती है जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए अगेन क्लास 11 या 12 की एनसीईआरटी है, जिसे पब्लिश किया है सतीश चंद्र ने, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, दोनों में से किसी एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं। जनरली सारे टॉपर्स स्पेक्ट्रम प्रेफर करते हैं, तो स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इस बुक की ये खासियत है कि लास्ट के पेजेस में वो लोग समरी दे देते हैं, ताकि वेन एवर यू वॉन्ट टू रिवाइज आप केवल वो समरी वाले पोर्शन को अच्छे से देख सकते हैं, तो चीज़ें फटाफट से रिवाइज हो जाती हैं। देन आता है आर्ट एंड कल्चर, जिसके लिए भी क्लास 11 की एनसीईआरटी आती है और नितिन सिंघानिया सर के नोट्स आते हैं। इसे हम अभी और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर इतना ध्यान रखना कि हमें एंशिएंट आर.एस. शर्मा से करना है। और एक और बुक आती है लूसेंट की, जहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल डेटा, फैक्ट्स, फिगर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं, पर ध्यान क्या रखना है कि हमें एंशिएंट मिडाइवल को इग्नोर नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फाइन। देन आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए अब ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। यदि देखें तो नियरली 10 to 12 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। यदि हम 2015 के बाद से देखें तो जनरली ज्योग्राफी का जो ट्रेंड है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में आने वाले, वो थोड़े से कम हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड सर्विस है, हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि मे बी इन कमिंग ईयर्स हमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाएं, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये जीएस पेपर 1 जो मेंस में होता है, उसमें भी नियरली 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसीलिए ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत ज़रूरी है। इवन एज अ सिविल सर्वेंट आपको जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ज्योग्राफी को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। In Indian geography, we basically deals with 3 subtopics: physical geography, social geography and economic geography. ठीक है। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इस तरह से हमें ज्योग्राफी को देखना है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आती हैं। सबसे पहली बात तो ज्योग्राफी में मैपिंग ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग से नियरली 4 to 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इस मैपिंग वाले सेक्शन को हमें कैसे डील करना है मैं आगे समझाऊंगी, लेकिन आप ये समझे कि ज्योग्राफी मतलब मैपिंग, राइट। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ इंडिया, फिजिकल रिवर सिस्टम, देन विल सी द क्लाइमेट, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर,
natural vegetation and fauna, economic infrastructure and human geography, right? Then we'll see the world geography. तो वर्ल्ड जोग्राफी के अंदर क्या क्या है? वी टॉक अबाउट द मेजर नेचुरल रीजन्स, रीजनल जोग्राफी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, रीजनल जोग्राफी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, रीजनल जोग्राफी ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया पे एक अलग सा फोकस है क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है और इसीलिए हमारे आसपास की कंट्री में कुछ भी इम्पैक्ट होता है वहाँ की जोग्राफी इंडिया के लिए भी इम्पैक्टफुल हो सकती है या उसका बेनिफिट या नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम जनरली साउथ एशिया की जोग्राफी को अच्छे से डील करते हैं। फाइन। देन देखिए वर्ल्ड जोग्राफी। वर्ल्ड जोग्राफी से जनरली क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी। यदि देखें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप ऐसे पोर्शन में टाइम इन्वेस्ट करिए जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। और इवन ओशनोग्राफी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओशन करेंट्स हो गया, है ना, ओशन करेंट्स, ठीक है। और भी जैसे ओशन बॉटम टोपोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट करना है, ना कि ऐसे पोर्शन से जहाँ पे हमें जो आउटपुट है वो बहुत कम मिलने वाला है। देन आता है ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी के अंदर हम बेसिकली डील करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, है ना, देन पॉपुलेशन, ट्राइब्स, माइग्रेशन। अगेन ये माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें बहुत अच्छे से देखना है। देन मेजर सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। देन आता है बुक लिस्ट कि हम ज्योग्राफी कहाँ से प्रिपेयर करें। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी ऑफ 11th एंड 12th। हमें एनसीईआरटी पे हमारी कमांड, एनसीईआरटी का इवन कुछ भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बहुत ऑथेंटिक चीज़ें बताती है, साथ ही साथ वो हमारी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही फ्रेम की गई है। और एनसीईआरटी में भी हमें जनरली कहाँ पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है मैप्स पे जो दे रखे हैं, वहाँ पे जो डायग्राम्स दे रखे हैं उसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और जनरली हम लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स की, मतलब जितनी भी प्लेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में उसको अच्छे से दिखाया गया है। हम क्या करते हैं, हम लोग पेपर को पेजेस स्किप कर देते हैं और हम उस बहुत इंपॉर्टेंट मैप को देखना भूल जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को देखो ताकि यदि ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आता है इन मेंस, आप डायग्राम बना सकते हैं आराम से। आप वहाँ पे जो भी डायग्राम्स आपने एनसीईआरटी से सीखे हैं यदि आप वहाँ पे बनाएंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने बताया मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट चीज़ों को, करंट जो भी मैपिंग लोकेशन आ रही है न्यूज़ में उसे हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखें साउथ चाइना सी हो गया, इवन इजराइल पैलेस्टीन वाला इशू चल रहा है ना, ईरान में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हम मैप में देखें। हम मैप अब कहाँ से हमें पता चलेगा, तो हम एटलस खरीद सकते हैं। एक एटलस आती है जिसके अंदर आप चीज़ों को मार्क करना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वो आप तभी जिस भी साल प्रीलिम्स देंगे वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। एंड डेफिनेटली पीवाईक्यू बेस्ड लोकेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि इवन पीवाईक्यू से भी एज इट इज़ लोकेशन को उठा के नेक्स्ट प्रीलिम्स में डाल दिया जाता है। तो यदि आपकी कमांड होगी पीवाईक्यू वाली लोकेशंस पे तो आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। तो ये हो गया पीवाईक्यूज़। जैसे पीवाईक्यूज़ की भी बात करें, मान लो 4 उन्होंने लोकेशंस दे दी और वो बोलेंगे मैच द फॉलोइंग करना है, तो इवन इनमें से एक भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे ना तो आपको आंसर तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए पीवाईक्यूज़ हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पॉलिटी। अगेन पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जाम, पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जनरली देखा गया है कि पॉलिटिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो यदि आप
पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, यदि आप फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट से रेस अप आउट हो जाएंगे, प्रीलिम्स की रेस से ही आउट हो जाएंगे। इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि पॉलिटी के बेसिक्स क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, राइट। अब आता है सिलेबस, पॉलिटी का सिलेबस। जैसे प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर 3 पॉइंट्स दे रखी हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स इश्यूज, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, पार्लियामेंट से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इन सारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इन सबको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। इवन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये हमारे एक तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम को बताता है ना, एक तरह से इंडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट में पंचायती राज को देखा जाता है, राइट। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हमें प्रिपेयर करना है, प्रियम्बल, शेड्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, राइट। अब जैसे शेड्यूल, हर साल देखा गया है कि एक ना एक क्वेश्चन शेड्यूल से ज़रूर आ रहा है प्रीलिम्स में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें शेड्यूल बहुत अच्छे से देखना है, और जनरली उन शेड्यूल को देखना है जो 9th, 10th, 11th एंड 12th जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे, तो इस पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरियाज, इमरजेंसी प्रोविजन, स्टेट सेंटर एंड इंटर स्टेट रिलेशनशिप, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ट्राइब्यूनल्स एंड करंट अफेयर्स। अगेन करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं आते। होता क्या है, मान लो करंट में कुछ भी न्यूज़ में है, अभी जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ कि मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन न्यूज़ में है, तो आपको प्रेसिडेंट का स्टैटिक पता होना चाहिए, क्योंकि वो करंट को स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ कि करंट हमें कैसे पढ़ना है, हमें स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना है, राइट। अब आती है बुक लिस्ट। जैसा सबको पता ही है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक बहुत अच्छी है, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये एम्फेसाइज करूँगी कि हमें एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ के अंदर चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में समझाया गया है, इसलिए एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन रीडिंग न्यूज़पेपर, जैसे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं। आई थिंक योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आप बिगनर्स हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप एक अच्छा ब्रॉडर ओवरव्यू के लिए कुरुक्षेत्र या योजना पढ़ सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। और आप PT 365 जिस भी साल प्रीलिम्स दे रहे होंगे, विजन का PT 365 आता है, आप उसे भी देख सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको एक जगह पे कंपाइल्ड वे में मिल जाए, राइट। देन होती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का हमारा नया टॉपिक है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हर साल देखा गया है कि 20 से 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली इन्वायरमेंट्स में से आते हैं। और यदि आप इन्वायरमेंट के PYQs को अच्छे से तैयार कर लें, यदि PYQ के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। आप इन्वायरमेंट में आराम से 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट, क्योंकि यू नो दैट कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी UPSC कंडक्ट कराता है, इसी के थ्रू उनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फॉरेस्ट का एंगल डालने के लिए इन्वायरमेंट का जो वेटेज है सब्जेक्ट प्रीलिम्स में, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स होते हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, या हम बात करें फ्लोरा फौना हो गया, वेजिटेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, तो ये बहुत ईजिली कवर किया जा सकता है, और आप एक बुक को प्रेफर करके इसे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, राइट। देन आता है बेसिक्स, वेटेज गिवन टू द एनवायरनमेंट। जैसा मैंने बताया कि 2011 से इसका जो वेटेज है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इवन इन 2023 नियरली 23 से 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली इन्वायरमेंट से आए हैं। तो मैं आपको समझा नहीं सकती इन्वायरमेंट का कितना सिग्निफिकेंट रोल है।
अब हाउ टू प्रिपेयर हम देखते हैं, कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बुक आती है शंकर आईएएस, शंकर आईएएस की बुक आती है, आप वहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको कंपाइल्ड वे में वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप विजन का PD 365 जो आता है प्रीलिम्स के पहले, आप उससे कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक इन दोनों से चीज़ें कवर हो जाती हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे बहुत बहुत बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल IUCN हो गया, है ना, और भी बहुत सारी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चीज़ों को देखना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको जस्ट देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है। जिससे क्या होगा, मान लो प्रीलिम्स में कुछ भी घूम फिर के क्वेश्चन आ गया तो आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अब इसके टॉपिक्स हम देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। बायोडाइवर्सिटी में भी वो पूछेंगे कि अच्छा बताओ, जैसे एशियाटिक लॉयंस आ गए, है ना, इनका IUCN स्टेटस क्या है, ठीक, ये कौन से रीजन में मिलते हैं। जैसे हमने देखा था एशियाटिक लॉयन जनरली गुजरात वाले रीजन में मिलते हैं, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी, हमें PYQ से पता चलेगी। ठीक है, देन इंटरनेशनल इंडियन लॉज, बॉडीज़ एंड पॉलिसीज़, अगेन ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे कमांड रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजीज एंड इशू रिलेटेड विद इट, with the pollution and water conservation etc. करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या एयर पॉल्यूशन, हम आए दिन हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या है या प्रॉब्लम है, जो भी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना कि गवर्नमेंट वहाँ पे क्या मेजर्स ले रही है, हमें कैसे उसे ठीक करना है, और हम क्या कर सकते हैं, क्या हम किसी और कंट्री से कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करंट में मिलेगी, हमें किसी बुक में नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन सोर्सेज टू प्रिपेयर मैंने पहले ही बता दिया, एंड PYQs, अगेन PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको राइट डायरेक्शन देते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और रहती है, यदि मैं बात करूँ इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसमें भी मैपिंग का थोड़ा सा रोल रहता है, इसमें भी थोड़ा सा मैपिंग का रोल रहता है। मैपिंग में मतलब आपको क्या करना है, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से एक अलग से कॉपी बना लें, जिसके अंदर आप अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, नेशनल पार्क्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करें कि सपोज़ ये इंडिया का मैप है, ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे, अपने हाथ से लोकेट करने की कोशिश करें, ताकि यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक सबको क्लियर है इन्वायरमेंट हमें कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी है इंपॉर्टेंट क्योंकि 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। कभी आजकल मतलब जनरली देखा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अप्लाइड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिटेल एकदम बेसिक या स्टैटिक बहुत क्लियर होना चाहिए। और यदि एक बार आपका वो क्लियर है तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो साइंस को भी पढ़ना कैसे है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल रहता है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी करंट स्पेस में इंडिया के मिशंस हैं या किसी भी अच्छी कंट्री, जैसे इसरो कुछ कर रहा है या नासा कुछ कर रहा है, तो उसके बारे में आपको अच्छी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि अभी चंद्रयान 3 आदित्य L1 मिशन इसरो का है, तो उसके बारे में आप अच्छे से देखें कि क्या चीज़ है, कब फॉर्म हुआ था, कैसे क्या हिस्ट्री है, तो उससे चीज़ें क्या होंगी, बहुत ईजी और बहुत क्लियर वे में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूमन डिजीज़ भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन डिजीज़ यदि आपने अच्छे से कवर कर ली तो यहाँ से भी 1 2 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर साल प्रीलिम्स में, तो आपको बहुत इजीली आप आराम से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।
अब दिक्कत क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम तब 11th-12th या कॉलेज के बाद आते हैं प्रिपेयर करने के लिए यूपीएससी को, तो हमारे दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि साइंस मतलब हमें सेल पढ़ना है, हमें ऑर्गेनिजम्स वगैरह पढ़ना है, पर ऐसा नहीं है। हमें साइंस में अप्लाइड साइंस पढ़ना है जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं अप्लाइड, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज अभी बहुत रोल है। हो सकता है 2024 के अंदर 2024 वाले प्रीलिम्स के अंदर चैट जीपीटी पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आज हम इसे यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे हमें फोकस रखना है, ना कि हमें सेल वगैरह पढ़ना है, ठीक है। नो डाउट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट पीएससी तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव में मैं बताऊं तो हमें बहुत अप्लाइड चीज़ों को देखना है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। जैसे कार्ड्स सी थेरेपी अभी न्यूज़ में थी कि इंडिया में इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है और बहुत सक्सेसफुल भी है, और अभी कमर्शियल भी इसे अलाउड कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसके बारे में सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए, राइट। तो समझ में आ गया सबको साइंस एंड टेक के बारे में, ओके। देन ये देखिए वेटेज, जैसे मैंने बताया कि हर साल लगातार इसका ट्रेंड भी बढ़ रहा है। हाउ टू प्रिपेयर, तो जनरली इसके लिए कोई बुक ये वगैरह नहीं होती है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पे अच्छे से पढ़ना है, प्लस आप किसी कोई मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं या विजन का PT 365, ठीक है। इस तरह से आप साइंस एंड टेक को कवर कर सकते हैं। फिर आता है फिजिकल साइंस एंड करंट इवेंट्स। यदि कुछ भी न्यूज़ में है और ऐसा कुछ आ गया सेल वगैरह के बारे में, तो आप नो डाउट देख सकते हैं, क्योंकि करंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आईटी, कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए, एंड डेफिनेटली PYQs, क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट होते हैं, राइट। देन आता है इकोनॉमिक्स। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब यदि आपकी कमांड है पॉलिटी में, यदि आपकी कमांड है इकोनॉमिक्स में, यदि आपकी कमांड है इन्वायरमेंट में, तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश यही करना है कि पहले इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी। वेटेज मैंने बताया 2011 से कि हर साल बढ़ रहा है, और इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, तो आपको करंट भी देखना है इसमें से अच्छे से। हाउ टू प्रिपेयर, अब प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए एनसीईआरटीज़ मतलब इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है जो बहुत अच्छी है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया है, तो आप वहाँ से एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। देन विजन का PT 365 भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। साथ ही साथ आप मुरनाल सर के वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत मतलब आपको उसके अंदर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स में रटना नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना है, आपको इकोनॉमिक्स में चीज़ों को समझना है ताकि आप चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएँ। जैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, FDI, FII, मॉनेटरी पॉलिसी। इससे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इन सब पे बहुत अच्छी कमांड, मतलब आपको समझना है, ठीक है। जैसे बेसिक इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, राइट। इन्फ्लेशन हो गया, बिजनेस साइकिल हो गया, देन मनी एंड बैंकिंग सिस्टम हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया जिसके अंदर बजट, टैक्सेशन, प्लानिंग, मार्केट, ये देन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, राइट। अब जैसे बजट भी हमें उस साल का पढ़ना है जिस साल हम प्रीलिम्स देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से आप बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स, फिगर को निकाल के आप आपके मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। सेम इकोनॉमिक सर्वे, जिस साल आप प्रीलिम्स देंगे उसी साल का आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर चीज़ों को बहुत अच्छे से गवर्नमेंट अपनी लैंग्वेज में समझाता है, राइट। देन फॉरेन सेक्टर्स एंड फॉरेन ट्रेड, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, कैपिटल एंड करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, करंट अकाउंट डेफिसिट,
करेंसी एक्सचेंज रेट, रुपी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो इन सारी जगह से क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे ये IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 1-2 साल में आपको देखने को मिलेगा कि इसके क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये आप कहाँ से पढ़ोगे? ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं और वहाँ पे जाके अच्छे से इनको स्टडी करें। और इवन आप विकिपीडिया को भी यूज़ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, आप थोड़ा सा देख लें और पढ़ लें, तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आ जाएगी। जैसा मैंने पहले भी बोला, इकोनॉमिक सर्वे, सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफीज, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, एंड देन वी फोकस ऑन PYQs, ठीक। PYQs इसमें भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि चीज़ें रिपीट होती है। FII आप देखोगे ना, तो PYQ तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें इसी में से रिपीट हो रही है, सेम स्टेटमेंट को वो घुमा फिरा के दे रहे हैं। और यदि आप उन क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं जो PYQ से आ रहा है, तो मतलब आप इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। तो बुक्स मैंने बता दिया था, जैसे NCERT, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब के छोटे छोटे लेक्चर्स आते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं आराम से, या किसी भी क्लास, कोई भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास आप, कोई भी क्लास आप जाते हैं, तो भी वहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड मुरनाल सर के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। देन आता है कल्चर। कल्चर भी मतलब यहाँ पे वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यदि आप प्रीलिम्स के लिए कल्चर पढ़ लेते हैं तो जो आपका GS पेपर 1 जो मेंस का पेपर होता है, उसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप केवल पढ़ लीजिए एक बार, जैसे सोर्सेज टू प्रिपेयर, कहाँ से हमें NCERT पढ़ना है। NCERT बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इमेजेस के थ्रू चीज़ों को बताया गया है, और वैसे भी आपको आपके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू NCERT, जैसे अभी एक और नया एडिशन आ चुका है NCERT का, जिसके अंदर फाइन आर्ट्स के NCERT थी का, उसी को एक्सटेंड करके एक और पार्ट लेके आए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु एडिशन, कभी कभी आप बैठे हैं तो आप CCERT की वेबसाइट पे जाके चीज़ों को देख सकते हैं, NIOS का मटेरियल देख सकते हैं, और द हिंदू के अंदर यदि कुछ भी चीज़ों को कवर किया है तो आप देख सकते हैं, और उसी को वही कि करंट को आप स्टैटिक से लिंक करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी राम मंदिर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको राम मंदिर नहीं समझना है, आपको क्या देखना है कि अच्छा नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, कैसे वो साउथ इंडियन के टेम्पल से डिफरेंट है, क्योंकि चांसेस हैं अब 2024 में वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस तरह से चीज़ों को लिंक करना है, राइट। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब तब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें यही लगता है कि करंट अफेयर्स इतने सारे करें, मतलब हम कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स एक तरह से ओशन है, हम जितना उसके अंदर जाएंगे हम उसी में डूबते चले जाएंगे। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर्स को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। नो डाउट हमें पढ़ना है, हम एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस, लेकिन जनरली होता क्या है, हम लोग करंट के चक्कर में हम इतना करंट पढ़ लेते हैं कि हम स्टैटिक को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपकी स्टैटिक में कमांड होनी ज़रूरी है। इसीलिए करंट को मतलब हमें कब देखना है, तब हमारा स्टैटिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और साथ साथ न्यूज़पेपर हमें चलते मतलब रीड करते रहना है ताकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, फाइन। जैसे आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, मंथली कंपाइलेशंस, न्यूज़पेपर पढ़ें। अब दिक्कत होती है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। इवन आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे इनसाइट्स हो गया या राउज IAS हो गया, बहुत सारी जगह पे वो लोग करंट अफेयर्स को का समरी डाल देते हैं, आप उसे भी रीड कर सकते हैं। इवन आप MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा, और इसे ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करना है। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, राइट। अब आप करंट अफेयर्स के लिए और क्या कर सकते हैं, जैसे ये मंथली कंपाइलेशन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और आप MCQs लगाएं, क्योंकि MCQs आप तब लगाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, ठीक है। तो आप MCQs लगा सकते हैं, फाइन। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर लें, और इवन आप चाहें तो आप ग्रुप बना सकते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप बना के चीज़ों को डिस्कस करें, तो वो चीज़ें आपको बहुत टाइम तक याद रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे टॉपिक्स को हमने कवर करा। हमने देख लिया कि पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, हमने देखा हिस्ट्री कैसे रीड करना है, फिर हमने देखा कि ज्योग्राफी कैसे रीड करना है, फिर हमने देखा
इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड करंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो 6 पिलर्स हैं जीएस पेपर 1 की वो बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो इसी तरह से हमें पढ़ना है और मतलब ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो गई है। अब आप बताएं आपको कैसा लगा सिलेबस। हो सकता है कि आपको ये सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इतना सारा कैसे पढ़ें। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस है, हम इसे कैसे कवर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इसी टाइम पे, इसी समय चीज़ को सोचना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि यदि आपको अभी से इतना स्ट्रेस आ रहा है, ये इतना सा सिलेबस देख के, यदि आप अभी से आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है, यदि 1% भी ये ख्याल आया कि हम कैसे इतना सारा प्रिपेयर करेंगे, तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर ना करें। क्योंकि एग्ज़ाम इज़ जस्ट वन पार्ट। तब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी अलग अलग चैलेंजेस फेस करनी पड़ेगी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको यही बोलूँगी कि यदि आपको 1% भी ऐसा लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना सारा सिलेबस है, हम कैसे पढ़ेंगे, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं। आप कुछ और अच्छा सा कर सकते हैं लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि सिविल सर्वेंट ही सब कुछ है। नो डाउट आईएएस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, आप लाइफ को बहुत एक्सप्लोर कर पाते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिविल सर्वेंट नहीं बने तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहली बात तो आपको अपने आप को समझना है। यदि आप में कैपेबिलिटीज़ है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इतने प्रेशर को झेल सकेंगे, यदि आप इतने प्रेशर को हैंडल करना अब सीख जाएंगे, तो ही आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और बस यही है, इसी नोट से मैं इस लेक्चर को एंड करना चाहूँगी एक कोट से। बुक्स आर द इनफाइनाइट इन नंबर्स एंड टाइम इज़ शॉर्ट। The secret of knowledge is to take what is essential, take that and try to live up to it। मतलब ये कोट कहना चाहता है कि बुक्स बहुत सारी हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। यदि हम सारी बुक्स को रीड करने जाएंगे तो हम शायद हो सकता है कि हमारे पास टाइम भी कम पड़ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें लिमिटेड बुक्स को पढ़ना है, उन्हीं को बहुत अच्छे से, उन्हीं से हमें बहुत कुछ सीखना है और उसी से हमें बहुत कुछ आउटपुट देना है। ठीक है, तो ऐसा ही प्रीलिम्स में भी है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमें उनमें से अच्छे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है और तभी हमें उसी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करके चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि आप सारी चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे ना तो आपका कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा, आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसीलिए कम पढ़ना है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ना है। ठीक है, सो विद दिस नोट थैंक यू एवरीवन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much.